जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताते हैं क्लास 10th का जो सेकेंड हिंदी है जिसका नाम है वर्णिका। तो वर्णिका में जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर के एकदम सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराने वाले हैं। तो आप लोग लाइव में बने रहिएगा अंत तक, यानी कि इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और इस वीडियो से कम आप लोगों को 10 अंक मिलेगा, समझ गए हैं। एकदम आप लोग वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। देखिएगा, ये वर्णिका जो है, वर्णिका क्या कहते हैं, वर्णिका बुक में कुल मिलाकर के 5 चैप्टर हैं। जिसमें पहला चैप्टर का नाम है दही बाली मेगम्मा, जो कि कन्नड़ भाषा की कहानी है और जिसको लिखने वाले श्रीनिवास जी हैं। उसके बाद 2 नंबर का कहानी है ढाते विश्वास, जो कि उड़िया भाषा में लिखी गई है और जिसके लेखक है सातकोड़ी होता। उसके बाद 3 नंबर में है माँ, जो गुजराती भाषा की कहानी है और इसका जो लेखक है ईश्वर पेटलीकर। उसके बाद 4 नंबर का कहानी है नगर, जो कि तमिल कहानी है और जिसको लिखने वाले हैं सुजाता। उसके बाद 5 नंबर में है धरती कब तक घूमेगी, जो कि राजस्थानी कहानी है जिसको लिखने वाले हैं साबर दैया। ठीक है, तो आइएगा, आप पहला चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं देखिएगा। इस वीडियो को आप लोग अंत तक देख लीजिएगा, एकदम कम से कम 10 नंबर आपको यहाँ से एग्जाम में मिल जाएगा। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा अंत तक, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, पहला चैप्टर है दही बाली मेगम्मा। पहला क्वेश्चन, दही बाली मेगम्मा कहानी के लेखक कौन है? तो दही बाली मेगम्मा कहानी के लेखक श्रीनिवास हैं। कौन है? श्रीनिवास। 2 नंबर कहता है कि श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? मस्ती वेंकट अंगार श्रीनिवास का पूरा नाम है। 3 में कहता है कि श्रीनिवास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 6 जून 1891। चलिएगा 4 में देखिए, 4 में कहता है कि दही बाली मेगम्मा कहानी किस भाषा में लिखी गई है? दही बाली मेगम्मा कहानी किस भाषा में लिखी गई है? तो कन्नड़ भाषा में। किस भाषा में लिखी गई है? कन्नड़ भाषा में। आगे कहता है कि श्रीनिवास किस भाषा के लेखक थे? तो श्रीनिवास कन्नड़ भाषा के लेखक थे। 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि श्रीनिवास को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? सन्ना कथेगुलू पर क्या मिला था उनको? क्या कहते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1968 में। 7 में कहता है कि दही बाली मेगम्मा कहानी कहाँ से लिया गया है? तो नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया यहाँ से लिया गया। आगे बढ़ते हैं, 8 का क्वेश्चन देखते हैं। 8 में कहता है मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा दही बेचा करती थी। फिर आगे कहता है रंगप्पा कौन था? तो रंगप्पा गांव का जुआरी और लुटेरा था। ठीक है। 10 में कहता है कि मगम्मा को किससे विवाद था? तो मगम्मा को अपने बहू नजम्मा से विवाद था। 11 में कहता है कि नजम्मा मगम्मा की कौन थी? नजम्मा मगम्मा की बहू थी। ठीक है। उसके बाद 12 में कहता है क्यों राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा ऐसा? मगम्मा कहा था अपने बहू नजम्मा को। जब नजम्मा अपने बेटे को पीट रही थी, ठीक है, तब जाकर के मगम्मा उसको ऐसा कहा था। आगे बढ़िएगा। आगे कहता है कि 13 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है कि उस घर में सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी से है? तो जखनी ही सास बहू का कहानी आएगा समझ जाइएगा दही बाली मेगम्मा। 13 का हो जाएगा दही बाली मेगम्मा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो मगम्मा की बहू का नाम था नजम्मा। क्या नाम था? नजम्मा। आगे 15 में कहता है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? तो दही बाली मेगम्मा। बी आर नारायण जो है दही बाली मेगम्मा कहानी का अनुवाद किया। 16 में क्वेश्चन है, कहता है कि दही बाली मेगम्मा कहानी का मुख्य पात्र कौन था? तो मगम्मा। दही बाली कहानी का मेन पात्र मगम्मा था। 17 कहता है कि मगम्मा और नजम्मा के बीच किस बात को लेकर विवाद था? तो पोते की पिटाई को लेकर। आगे है 18 नंबर। 18 नंबर का क्वेश्चन कहता है श्रीनिवास का जन्म किस राज्य में हुआ था? श्रीनिवास का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो कर्नाटक। किस में हुआ था? कर्नाटक में। 18 का हो जाएगा कर्नाटक। 19 में कहता है कि मगम्मा का परिवार में कुल कितने सदस्य थे? मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो मगम्मा के परिवार में कुल 4 सदस्य थे। मगम्मा, नजम्मा, उसके बाद मगम्मा के बेटा था और मगम्मा के पोता था। कुल मिलाकर के 4 गो सदस्य था। 20 नंबर, मगम्मा क्या खाती थी? मगम्मा खाती थी पान सुपारी। क्या खाती थी? पान सुपारी। 21 में कथाकार को वर्षों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी? तो दही। ठीक है, 21 का हो जाएगा दही। 22 में कहता है कि मगम्मा और नजम्मा के बीच झगड़ा
झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? नजम्मा का पुत्र यानी कि मगम्मा का पोता। ठीक है, वही जो है विवाद खत्म करने का मतलब जो है जरिया बना, माध्यम बना। आगे देखिएगा 23 नंबर। 23 में कहता है कि मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो अबलूर के पास किसी गांव। ठीक है, अबलूर के पास कोई गांव था, वहीं के रहने वाली थी। मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो पोता के लिए। किसके लिए? पोता के लिए। फिर 25 में कहता है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? डर से। क्यों कर लिया? डर से। 26 कहता है कि अमराई का कुआं कहाँ है? तो अमराई का कुआं रास्ते में है। जब मगम्मा दही बेचने के लिए जाती थी तो रास्ता में अमराई का एक कुआं आता था। ठीक है, आगे 27 में कहता है कि दही वाली मगम्मा की कहानी किसे संदेश देती है? तो दही वाली मगम्मा कहानी जो है बहू को संदेश देती है। 28 में कहता है कि दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? तो बेंगलुरु से। कहाँ से है? बेंगलुरु से। 28 का हो जाएगा बेंगलुरु से। तो दही वाली मगम्मा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा का चैप्टर जो है जकर नाम है ढाते विश्वास। ढाते विश्वास, जिसको लिखने वाले हैं सातकोड़ी होता। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि ढाते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? तो सातकोड़ी होता। फास्ट में आप लोगों को रिवीजन करवाते हैं। ठीक है, सातकोड़ी होता। उसके बाद ढाते विश्वास किस भाषा की कहानी है? तो उड़िया भाषा के। उसके बाद कहता है कि सातकोड़ी होता का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 29 अक्टूबर 1929 मयूरभंज उड़ीसा। मयूरभंज उड़ीसा। आगे देखिएगा फिर क्वेश्चन 4 में कहता है कि ढाते विश्वास कहानी कहाँ से लिया गया है? उड़िया की चर्चित कहानी से। उड़िया की चर्चित कहानी से। 5 में कहता है कि उड़िया की चर्चित कहानियों का संपादन कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र। राजेंद्र प्रसाद मिश्र। 6 में कहता है कि ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य का वर्णन किया गया है? तो उड़ीसा का। किसका वर्णन किया गया है? उड़ीसा का वर्णन किया गया है। 7 में देखिए ढाते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो लक्ष्मी। कौन है? ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र है लक्ष्मी। लक्ष्मी के पति का नाम था लक्ष्मण, जो कलकत्ता शहर में काम करता था। ठीक है, कहता है कि लक्ष्मी के पति कौन थे? तो लक्ष्मी के पति थे लक्ष्मण। लक्ष्मण कहाँ में काम करता था? तो कलकत्ता में। लक्ष्मी के पास कितना जमीन था? तो 1 बीघा। गुणनिधि कहाँ से पढ़कर गांव लौटा था? कटक। गुणनिधि लक्ष्मी के गांव का एक लड़का था जो कटक से पढ़ करके गांव आया था। 11 के बाद 12 में देखिए कहता है विपत्ति अकेले ना आकर अपने संगी साथियों को भी के साथ आती है। यह कथन किस कहानी में है? ढाते विश्वास में। ढाते विश्वास में। जब भी कोई विपदा आता है, दुख तकलीफ आता है, तो लगातार एकाएक आने लगता है। ठीक है, इसलिए करके कहा गया विपत्ति जो है अकेले नहीं आता है, जब आता है तो अपने संगी साथी को भी साथ लेकर के आता है। 13 लक्ष्मी का घर किस नदी के बगल में था? तो लक्ष्मी का घर किस नदी के बगल में था? तो देवी नदी। कौन नदी? देवी नदी। चलिए ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य के बाढ़ एवं सुखाड़ से प्रभावित दिखाया गया है? उड़ीसा को। किसको? उड़ीसा को। और बाद 15 कहता है कि बाढ़ की समस्या डैश कहानी के केंद्र में है? ढाते विश्वास। ढाते विश्वास में मुख्य रूप से बाढ़ के समस्या के बारे में बताया गया है। और बाद 16 में देखिए 16 में कहता है कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? अच्युत। लक्ष्मी को कितना संतान थी? लक्ष्मी को 4 गो संतान थी। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? तो महानदी पर। कौन नदी पर? महानदी पर। आगे 19 का क्वेश्चन कहता है कि लक्ष्मी के गांव के लोग किसकी पूजा किया करते थे? तो चंडेश्वरी, माता चंडेश्वरी देवी का। माता चंडेश्वरी देवी का। कहता है कि स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया? गुणनिधि। किसने किया? गुणनिधि किया। 21 कहता है कि कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहा था? चंद्रा, शंकर, मकरा, गुणनिधि, अच्युत। ये सब था मतलब जब बाढ़ का स्थिति और भयानक होने लगा तो ये सब लोग को जागरूक कर रहे थे, लोग को ऊंचे स्थान पर खाने के लिए मतलब जाने के लिए कह रहे थे। फिर 22 में है क्वेश्चन कि ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो टीले के नीचे। टीले के नीचे। 23 में कहता है कि लक्ष्मी के पति कहाँ नौकरी करता था? कलकत्ता में। कहाँ काम करता था? कलकत्ता में काम करता था। चलिए 23 हो गया। और बाद तीसरा का चैप्टर आता है कि माँ। ठीक है, जिसको लिखने वाले हैं ईश्वर पेटलीकर। कहता है कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? ईश्वर पेटलीकर। कहता है कि मंगू की माँ को कितनी संतानें थी? तो 4 गो संतान था। क्या गो संतान था? 4 गो संतान था। कहता है मंगू के अलावा उसकी माँ को कितनी संतानें थी? तो 3। मंगू के अलावा 3। आगे 4 में कहता है कि माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन था? तो माँ कहानी का मुख्य पात्र था मंगू। 5 में मंगू जन्म से ही थी पागल और गूंगी। मंगू जन्म से ही पागल थी और गूंगू थी। मंगू के कितने भाई थे? तो मंगू के 2 गो भाई थे। मंगू के 2 गो भाई थे।
साथ में कहता है कि पराई माँ ही कान छेदती है, यह कहावत है। यह क्या है? यह कहावत है। यह क्या है? कहावत है। किसने कहा था अगन महीना में मंगू ठीक हो जाएगी? ज्योतिषी ने। एक ज्योतिषी ने बताया था कि अगन महीना में क्या हो जाएगी? मंगू ठीक हो जाएगी, मतलब ऐसा अनुमान लगाया गया था। आगे नौम कहता है कि माँ के लिए कौन सा माँ आराध्य देव बन गया था? तो अगन का महीना। अगन का महीना। 10 में कहता है कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो मंगू की बड़ी बहन का नाम था कमू। ठीक है। आगे का क्वेश्चन कहता है कि माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो गुजराती भाषा। आगे का क्वेश्चन कहता है कि मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? गौशाला को। किसकी? गौशाला को। 13 में कहता है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार है? तो गुजराती। किस भाषा के कथाकार है? गुजराती। उसके बाद 15 में कहता है कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने की सलाह देते हैं? तो अस्पताल में। 15 में कहता है कि मंगू की प्राकृतिक मौत को मौत का क्या मानती थी? छुटकारा। मंगू की प्राकृतिक मौत को मौत क्या मानती थी? छुटकारा। ठीक है, मतलब माँ मान रही थी कि यदि प्राकृतिक रूप से इसका मृत्यु हो जाएगा तो सभी को क्या मिल जाएगा? छुटकारा मिल जाएगा। आगे 16 काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो ईश्वर पेटलीकर का। ईश्वर पेटलीकर का क्या कहते हैं? प्रमुख लोकप्रिय उपन्यास जो है काला पानी है। फिर उसके बाद तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तो बाल्डवेल। किसकी रचना? काल्डवेल। किसकी रचना है? काल्डवेल। तरह हो गया। आगे देखिएगा 18 में आपका दिया हुआ है, कहता है कि ईश्वर पेटलीकर का प्रसिद्ध कहानी कौन है? तो खून की सगाई। खून की सगाई उसका प्रमुख कहानी है। 19 में कहता है कि माँ कहानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया? गोपाल दास नागर। गोपाल दास नागर। आगे क्वेश्चन कहता है कि मंगू किस कहानी का पात्र है? तो माँ। माँ कहानी का प्रमुख पात्र क्या है? मंगू। आगे कहता है कि कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई थी उसका नाम क्या था? कुसुम। उसका नाम क्या था? कुसुम। 22 में माँ कहानी किस भाषा में लिखी गई है? गुजराती भाषा में। आगे क्वेश्चन है 23 में मंगू की भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया? बड़े पुत्र को। किसको बुलाया था? बड़े पुत्र को बुलाया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं चौथा चैप्टर पर। चैप्टर का नाम है नगर। चैप्टर का नाम क्या है? नगर। इसके सारा क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि नगर कहानी के कहानीकार कौन है? तो सुजाता। कौन है? सुजाता। कहता है कि नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है? तो पापपाती। कौन है? पापपाती। कहता है सुजाता का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 3 मई 1935 चेन्नई तमिलनाडु। 3 मई 1935 चेन्नई तमिलनाडु। कहता है यूनानी लोग मदुरै को कहते हैं, मदुरै को कहते हैं मेदोरा। क्या कहते हैं? मेदोरा कहते हैं। कहता है कि बल्ली अम्माल के लड़की का क्या नाम था? तो बल्ली अम्माल के लड़की का नाम था पापपाती। क्या नाम था? पापपाती। आगे क्वेश्चन कहता है कि पापपाती को क्या हुआ था? मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस एक प्रकार का बुखार होता है। ठीक है, पापपाती की उम्र क्या थी? लगभग 12 बरस। कितना बरस? 12 बरस। पापपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? तेज बुखार के कारण। तेज बुखार के कारण। आगे देखिएगा 9 नंबर में कहता है कि एस रंगराजन किसका वास्तविक नाम है? सुजाता। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन। कहता है आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ। किसने कहा? बड़े डॉक्टर ने। ऐसा किसने कहा था? बड़े डॉक्टर ने कहा था। 11 में कहता है कि पापपाती को उसकी माँ इलाज के लिए उसे कौन सी शहर ले गई थी? मदुरै। और मदुरै में एगो मंदिर है जिसका नाम है मीनाक्षी मंदिर। कहता है कि बल्ली अम्माल किस गांव से आई थी? क्या कहते हैं? मुनाडी पट्टी से आई थी। मुनाडी पट्टी एक गाँव का नाम है, वहाँ से बल्ली अम्माल शहर गई थी मदुरै। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तमिल भाषा। कौन भाषा हो जाएगा? तमिल भाषा। उसके बाद 14 में देखिएगा क्वेश्चन क्या है। कहता है कि अस्पताल के बढ़िया डॉक्टर का क्या नाम था? तो अस्पताल के बढ़िया डॉक्टर का नाम था धनशेखरन। क्या नाम था? धनशेखरन। 15 कहता है कि बल्ली अम्माल किस कहानी का प्रमुख पात्र है? तो नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? बल्ली अम्माल। पापपाती डैश कहानी की पात्र है? नगर। पापपाती हो गया, बल्ली अम्माल हो गया, ये दोनों नगर कहानी का प्रमुख पात्र है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मीनूपाक्ष मंदिर मदुरै में है। मदुरै जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु यानी कि मदुरै में है। 18 में देखा जाए। 18 में कहता है कि बल्ली अम्माल को किस रूम में नंबर वाले कमरे में जाना था? बल्ली अम्माल को किस रूम में नंबर वाले कमरे में जाना था? तो 48 रूम नंबर। ठीक है, 48 रूम नंबर में जाना था। आगे स्टेथोस्कोप से मापा जाता है हृदय की गति। हृदय की गति को मापा जाता है स्टेथोस्कोप से। ठीक है, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है। या किसने कहा?
तो मेट्रन ने कहा था कि अंदर किसी को जाने के लिए मतलब देखने के लिए अनुमति नहीं है। पापपाती किस पर लेटी हुई थी? स्ट्रक्चर पर। किस पर लेटी हुई थी? स्ट्रक्चर पर। पहले दिन पापपाती को क्या था? बुखार। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तो काल्डवेल। चलिए आगे देखिएगा, आगे कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है। कहता है कि इस कहानी में किस भयानक रोग का जिक्र किया गया था? मेनिंजाइटिस। किसका किया गया है? मेनिंजाइटिस। आगे कहता है ऑप्थेलमस्कोप है। ऑप्थेलमस्कोप है आंख देखने की मशीन को ऑप्थेलमस्कोप कहते हैं। ऑप्थेलमस्कोप कहते हैं। आगे लास्ट चैप्टर है, चैप्टर का नाम है धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी। तो इसका पहला क्वेश्चन कहता है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? तो साबरदैया। कौन है? साबरदैया। आगे कहता है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो सीता। कौन है? सीता। सीता के 3 पुत्र था। सीता क्या पुत्र था? 3 पुत्र था। कहता है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? राजस्थान की, और ये राजस्थानी भाषा में लिखी गई थी। धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है? नारी की प्रधानता दी गई है। नारी की प्रधानता दी गई है। 5 में कहता है कि सीता के कितने लड़के थे? तो सीता के 3 लड़के थे, 3 बेटे थे। होली किस महीने में होता है? तो फागुन में। किस में होता है? फागुन में। कैलाश जो कि सीता के बड़का बेटा था, उनके पत्नी का नाम था राधा। उनके पत्नी का नाम क्या था? राधा। आगे कहता है कि सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? कैलाश। ठीक है। आगे कहता है कि सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम क्या था? बिरजू। क्या नाम था? बिरजू। और बाद नारायण की पत्नी कौन थी? तो भबरी। बिरजू की पत्नी कौन थी? पुष्पा। सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया? घर क्या होता? मतलब सिकुड़ गया था। फिर 13 में कहता है कैलाश ने अपनी माँ को कितने रुपये प्रतिमाह देने के लिए कहा था? 50 रुपये प्रति महीना उनको देने के लिए था। ये बात सुन करके सीता अपने घर से निकल गई थी। 14 नंबर किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भराया? तो सीता के आंख में आंसुओं का समुद्र भराया। 15 कहता है कि नारायण की पत्नी अपने लड़के के जन्मदिन पर सीता को क्या भेजी थी? रसमलाई। क्या भेजी थी? रसमलाई भेजी थी। 16 में सीता कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी? तो 1 महीना। कितना महीना? 1 महीना। 17 में कहता है कि राधा ने सीता के लिए क्या बनाया था? तो दाल का हलवा। आगे कहता है कि सीता अपने को क्या मानती थी? भिखारिन। अपने को क्या मानती थी? भिखारिन। सीता 3 बेटे की माँ कौन है? 3 बेटे की माँ है सीता। कहता है कि साबरदैया डैश भाषा के सफल कहानीकार हैं? तो राजस्थानी भाषा। आगे 21 में कहता है कि कैलाश ने अपने भाइयों को कब बुलाया? सुबह में। कब बुलाया? सुबह में। 22 में कहता है धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो साबरदैया। 23 में कहता है कि सीता रुहासी क्यों हो गई? बेटे के दुत्कार से। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या है 24 में। ताकि 3 बेटे 2 वक्त की रोटी 1 माँ किस कहानी की पंक्ति है? तो धरती कब तक घूमेगी। 25 कहता है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? सीता को। लास्ट क्वेश्चन कहता है कि किस दिन सीता को लगा कि लायसी बिल्कुल फीकी है? नाहर सिंह जी वाले दिन में। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। आप लोग कितना कर लेते हैं तो कम से कम आपको बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर एकदम मिल जाएगा। तो आप लोग बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। बार बार इस वीडियो को देखते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद।